अमेरिका और इजराइल ने मिलकर एक बार फिर से तेहरान को धमाकों से दहला दिया। अमेरिकी और इजरायली फोर्स ने ईरान की राजधानी तेहरान के शारकी गर्भ इलाके में बमबारी की। बमबारी के बाद वहां पर भगदड़ मच गई। इस हमले का एक वीडियो भी सामने आया। अमेरिका और इजराइल का दावा यह है कि तेहरान में सिर्फ सैन्य ठिकानों को टारगेट किया गया। अमेरिकी फोर्स ने अपने युद्धपोत से फाइटर प्लेन को हमले के लिए उड़ान भरने का एक वीडियो भी जारी किया है। तो देखिए हालात किस तरीके से विध्वंसक हो रहे। 18वां दिन अब ये जंग कहां जाकर थमेगी, कोई गुंजाइश अभी नजर नहीं आती, क्योंकि दोनों में से कोई पीछे हटने को राजी नहीं है। भीषण बमबारी से तेहरान एक बार फिर से दहलता हुआ। हालांकि एक पहलू ये भी है कि जबरदस्त रिटेलिएट तेहरान की तरफ से भी किया जा रहा है। बीते दिनों आपने देखा स्ट्रेटल बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया गया, जो कि इस पूरे जंग में पहली मर्तबा था। इधर अमेरिका लगातार ये दावा कर रहा है कि वो इस वक्त एज पे है और उसने कहीं ना कहीं ईरान को काफी नुकसान पहुंचाया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि लगातार तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। हमारे साथ एवीएम पीके श्रीवास्तव डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर मौजूद हैं। और श्रीवास्तव सर, लगातार आपको बता रहे हैं कि युद्ध कहां आगे बढ़ते हुए नजर आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है सर, ये जो तस्वीरें सामने आई है तेहरान में जबरदस्त अटैक अमेरिका और इजराइल की तरफ से। इधर तेहरान का ये कहना, ईरान का कहना कि हम पीछे नहीं हटेंगे। इस जंग का भविष्य क्या? देखिए प्रिया, ये युद्ध लंबा चलेगा, क्योंकि ईरान के लिए ये अपने अस्तित्व की लड़ाई है और उसको लड़ना ही पड़ेगा। ईरान को ये भी पता है कि वो महाशक्ति से लड़ रहा है। यूएसए अपने आप में महाशक्ति है। यूएस के इजराइल के साथ कंबाइन होकर के और भी बहुत बड़ी महाशक्ति बन जाती है। तो ये वो डायरेक्ट वॉरफेयर में इन्वॉल्व नहीं है, वो एसिमेट्रिक वॉरफेयर हो रहा है। वो इस युद्ध को आर्थिक युद्ध में परिवर्तित करना चाहता है, इसलिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को चोक किया है। और जो गल्फ खाड़ी के देश हैं, जहां उतनी सुरक्षा व्यवस्था है नहीं और अमेरिकन एसेट्स हैं, उन पर हमला कर रहा है। और लगातार ट्रंप का बयान आ रहा है कि हमने 7000 टारगेट्स को अटैक किया है ईरान में। ईरान के पास अब कोई न तो नेवी बची है न एयरफोर्स बची है, लेकिन ईरान की इच्छा शक्ति भी बची हुई है और ईरान इसको लड़ता रहेगा। अपने मिसाइल्स के जो उसके भंडार है, जो उसके पास ड्रोन के भंडार हैं, उसको भी कहा जा रहा है कि हमने 90% तक उसको समाप्त कर दिया है। लेकिन 90% का दावा कहां तक सच है, इसकी अभी कोई पुष्टि नहीं हो पाई है। तो अगर आप इन सब बिंदुओं को मिलाते हैं और जो उनकी अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस है, जिसके लिए प्रेसिडेंट ट्रंप को बोलना पड़ रहा है, क्योंकि नवंबर में मिड टर्म इलेक्शंस भी हैं और वहां पर जो प्रभाव पड़ रहा है वो नेगेटिव पड़ रहा है। किसी भी प्रेसिडेंट का किसी वॉर के शुरू करने के बाद अप्रूवल रेटिंग कम नहीं हुई है, क्योंकि इस बार प्रेसिडेंट ट्रंप ने कांग्रेस को भी कॉन्फिडेंस में नहीं लिया और सिर्फ जो लोग हैं अपने 2-3 पॉइंट्स जो आपने कहा, एक तो ये कि वॉर प्रोलॉन्ग्ड होगी, दूसरा ये कि ईरान जिसके पास भले डीकैपिटलाइज हो गया लेकिन फिर भी इच्छा शक्ति है, तीसरा ये कि ट्रंप के ऊपर भी दबाव है। मैं आ रही हूँ सर, लेकिन अपने दर्शकों को मैं बताते चले कि ईरान देखिए झुकने को तैयार नहीं है। ईरान ने अमेरिकी एम्बेसी पर अटैक किया है, ड्रोन अटैक किया गया। इराक की राजधानी बगदाद में यूएस एम्बेसी पर हमला हुआ। ईरान के ड्रोन अटैक के बाद एम्बेसी परिसर में धमाका हुआ। आप ये वीडियो जरा देखिए, कुछ देर पहले का ये वीडियो है। रात के अंधेरे में ईरान ने अमेरिकी दूतावास की बिल्डिंग पर ड्रोन से हमला किया। हालांकि ड्रोन अटैक से किसी जवान की अभी तक कोई खबर नहीं है। तस्वीरों में आप जरा देखिए कि कैसे ड्रोन अटैक का अलर्ट जारी हुआ। जैसे कि इमारत पर लगा एयर डिफेंस एक्टिव होता है, तुरंत ही इंटरसेप्टर मिसाइल डाली गई, जिसमें कई ड्रोन का शिकार किया गया। लेकिन एक ड्रोन सीधा अमेरिकी की इमारत से जाकर लगा और विस्फोट हो गया। यानी कि सटीक हमले लगातार ईरान में करता है। भले ही मसूद पेजेश्कियान खाड़ी देशों से अपने पड़ोसी मुल्कों से माफी मांग चुके हैं, ये कह रहे हैं कि हम सिर्फ मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को निशाना बनाएंगे, लेकिन बावजूद इसके अभी भी अटैक्स लगातार जारी है। तस्वीरें आप जरा देखिए, ये यूएस एम्बेसी, हालांकि इससे पहले आपने देखा कि दुबई में कैसे एयरपोर्ट पर भी टारगेट किया गया। लेकिन ये परिस्थितियां बताती है कि अब जो 13 खाड़ी देश हैं वहां पर भी लगातार ईरान अटैक कर रहा और पीछे हटने को राजी नहीं है। एक तरफ से इस पूरे युद्ध में ईरान अकेला डटा हुआ है और इसी वजह से, क्योंकि ईरान को काफी नुकसान पहुंचा, लेकिन बावजूद इसके वो टारगेट कर रहा है। ईरान ने सिर्फ बगदाद को ही अपना निशाना नहीं बनाया, बल्कि कुवैत पर भी ड्रोन हमला किया है। कुवैत में ड्रोन हमला हुआ, वहां पर सायरन बजा। नेशनल कुवैत गार्ड के जवान ड्रोन को इंटरसेप्ट करने की कोशिश करते हुए नजर आए। इन तस्वीरों को आप जरा देखिए। कुवैत नेशनल गार्ड का ये ड्रोन को ढेर कर दिया है, मार गिराया गया है। तो तमाम कंट्रीज में अभी भी हालात कैसे अनिश्चितताओं के बादल तले डटे वहां पर बने हुए हैं, ये तस्वीरों से जाहिर होता है। लोग इस वक्त परेशान है। सायरन की आवाज यहाँ पर मिडिल ईस्ट में लगातार सुनाई दे रही है। जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं वो भागते हैं, बंकर में शिफ्ट होते हैं, लेकिन बावजूद हमले लगातार जारी है। एवीएम पीके श्रीवास्तव सर, जिन पहलुओं का आपने जिक्र किया,
ईरान की तरफ से एक अपील ये भी की गई कि तमाम जो इस्लामिक कंट्रीज हैं वो भी इस जंग में ईरान का साथ दें, क्योंकि अभी तक ईरान अकेला है। एक तरफ ईरान ये कह रहा है, अपील कर रहा है इस्लामिक कंट्री से साथ आने की, दूसरी तरफ वो तमाम खाड़ी देशों को निशाना बना रहा है। क्या मैसेज, और अगर इस्लामिक कंट्रीज एकजुट हुए तो क्या अमेरिका को कुछ नुकसान पहुंच सकता है? बिल्कुल पहुंचेगा। देखिए प्रिया, ईरान ये कर रहा है कि खाड़ी देश जो कि संपन्न और शांतिपूर्ण माने जाते थे, वहाँ इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत अच्छे से चलती थी। एक बात और समझने वाली है, खाड़ी देशों में करीब 60 मिलियन रेजिडेंट्स हैं, उसमें से 30 मिलियन एक्सपाट्रिएट हैं, और वो आते हैं, भारत से आते हैं, पाकिस्तान से आते हैं, बांग्लादेश से आते हैं, भारत के भी करीब 9 करोड़ लोग वहाँ रहते हैं। तो इन सबको अगर आप देखें, इनके अगर आप परिप्रेक्ष्य में, आप 9 करोड़ नहीं, 90 लाख लोग रहते हैं। तो इस परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखिए तो आपको ये लगेगा कि वहां पर अगर भय का माहौल पैदा होता है तो इकोनॉमिक एक्टिविटी में बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, और वहां की इकोनॉमिक एक्टिविटी का इम्पैक्ट फिर इनडायरेक्टली यूएस पे भी पड़ेगा। और जहां तक सवाल है ईरान को कंटेन करने में, ये चर्चा शुरू हो चुकी है अमेरिका में। अमेरिका का करीब करीब उनके ट्रेजरी का, इनडायरेक्ट इम्पैक्ट में बात नहीं कर रहा हूँ, 3 से 4 बिलियन डॉलर खर्च हो रहा है रोज। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। एक चोट लग रही है, आर्थिक चोट लग रही है, पूरे विश्व को लग रही है और अमेरिका को भी लग रही है। इसलिए अब बात ये होने लगी, पहले बात थी रेजिम चेंज की, फिर बात आई कि हम ईरान को तबाह कर देंगे। अब बात ये हो रही है कि ईरान जो है अब लड़ नहीं सकता है, लेकिन ईरान की जो इच्छा शक्ति है वो अभी भी प्रबल है। इस सिविलाइजेशन कंट्री, वो अपने देश को बना के रखना चाहते हैं। और रेजिम चेंज की बात तो एकदम खत्म हो चुकी है, क्योंकि नेशनलिस्टिक फर्वर अब आ गया है। अब ये नहीं पता चलता है रेजिम में कौन था नहीं था, क्योंकि अब ईरान के ऊपर जो हमले हो रहे हैं उसमें हमले हुए हैं स्कूल्स पे हुए हैं। एक स्कूल तो बहुत ही चर्चा में आया, जो जिसमें 175 बच्चियां मारी गई। फिर उनके हेल्थ सेंटर्स पे हुआ है, डब्ल्यूएचओ ने भी एक्सेप्ट किया है कि हेल्थ सेंटर्स पर अटैक हो रहा है, उनके बैंक्स पर अटैक हो रहा है। लेकिन सर, क्या इस युद्ध का एक ये भी टेक अवे है कि अमेरिका ने जिन हथियारों का इस्तेमाल किया ईरान के विरुद्ध, चाहे वो बाकी कंट्रीज जहां पर उसने अपने एस्टैब्लिशमेंट बना रखा है जहां से अटैक किया, अब उसी हथियार का इस्तेमाल करके ईरान उसको परास्त करना चाहता है। क्योंकि ट्रेड के बाद अमेरिका लगातार कहता है उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद कर दिया, वहां पर जहाजों को निशाना बनाया गया, और उसके बाद अब उसने अपील कर दी है। प्रिया, परास्त तो नहीं कर सकता। ईरान का ऑब्जेक्टिव ये नहीं हो सकता है कि हम यूएस और इजराइल की जो मिलिट्री पावर है उसको परास्त कर दें, लेकिन उनको हैरेस जरूर कर सकता है कंटिन्यूअसली, मतलब दबाव बना सकता है। सर, एक और खबर है, वो भी मेरे दर्शकों को बता देते हैं। खाड़ी में महायुद्ध से जुड़ी एक बड़ी खबर यह है कि ईरान ने कतर पर मिसाइल अटैक किया है। राजधानी दोहा में मिसाइल हमले की खबर, शक्तिशाली धमाकों के बाद अलर्ट जारी, लोगों से घरों के अंदर रहने को कहा गया। कतर ने ईरान की ओर से दागे गए मिसाइल को हालांकि सफलतापूर्वक रोकने का दावा भी किया। कतर का कहना है कि मिसाइल रोकने के दौरान गिरे मलबे से इंडस्ट्रियल एरिया में मामूली आग लगी, जिस पर तुरंत ही काबू पा लिया गया। फिलहाल ईरान के हमलों को लेकर कतर सतर्क है, सावधान है। ये तस्वीरें आप जरा देखिए, और लगातार मैं आपको खाड़ी देशों से तस्वीरें इसलिए भी दिखा रहे हैं क्योंकि इस जंग में खाड़ी देश भी प्रभावित है, और यही कारण था कि जब स्टार्टिंग में हमले होते हैं तो यूएई को ये कहना पड़ गया कि हम उसके आपके दुश्मन नहीं हैं, लेकिन बावजूद हमले रुक नहीं रहे। एक और बड़ी खबर जान लीजिए, पूरे मिडिल ईस्ट को ईरान की बहुत बड़ी धमकी, अमेरिकी पोत यूएसएस गेराल्ड को पनाह ना दे, ये ईरान ने कहा। यूएसएस गेराल्ड को समर्थन देने वाला हमारा दुश्मन होगा। यूएसएस गेराल्ड को समर्थन देने, उस पर हमला करेंगे जो भी देता है। आपको बताते चले कि अमेरिकी यूएसएस गेराल्ड R4 को दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे उन्नत विमान वाहक पोत माना जाता है। फोर्ड क्लास का पहला जहाज है जो कि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति गेराल्ड R4 के नाम पर रखा गया। इसके वजन की बात करें तो लगभग 1 लाख टन है, लंबाई तकरीबन 333 मीटर। ये 2 परमाणु रिएक्टर से चलता है, इसलिए सालों तक बिना ईंधन भरे समुद्र में रह सकता है। 75 से 90 लड़ाकू विमान एक साथ ले जाने की क्षमता है। इस विमान वाहक पोत से नई तकनीकों के जरिए, जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉन्च सिस्टम से विमान तेजी से उड़ान भरते हैं। इस पर क्रू की संख्या तकरीबन 4500 है। इसकी लागत लगभग 13 अरब डॉलर है, जो कि दुनिया का सबसे महंगा युद्ध पोत है। ये अमेरिकी नौसेना की ताकत का प्रतीक है, जो कि दुनिया भर में शक्ति दिखाने के लिए इस्तेमाल होता है। और इसी को लेकर के ईरान ने कह दिया कि जो भी मुल्क इसे पनाह देगा, जो समर्थन करेगा, वो अब हमारे टारगेट पर रहेगा, वो हमारा अब दुश्मन कहलाएगा। तो
देखिए किस तरीके से ईरान ने दावा कर दिया, लेकिन बड़ी बात है, हम आपको समझा देते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि क्या परिस्थितियां यहां पर बनते हुए नजर आ रही है। सबसे बड़ी बात है कि मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग का आज 18वां दिन है। युद्ध कब रुकेगा ये कोई नहीं जानता, लेकिन इस महायुद्ध से मिडिल ईस्ट में काफी नुकसान पहुंच रहा है। अब तक 2400 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं कि किस तरीके से पूरा मिडिल ईस्ट प्रभावित है। आप देखिए ईरान की बात करें तो यहाँ पर 1444 लोगों ने जान गंवा दी है। कुल आंकड़ा कहता है कि 2410 लोगों की मौत हो चुकी है। वॉर में किन किन देशों को नुकसान हुआ, कितने लोगों की मौत हुई है? लेबनान में 890 लोगों ने जान गंवा दी है। इसी तरीके से इजराइल 15 लोग, अमेरिकी सैनिकों की संख्या 11 जिनकी मौत हुई, फ्रांसीसी सैनिक 1 हो जाते हैं, सऊदी अरब में 2, इराक में 33 लोगों की मौत हुई। इसके अलावा कुवैत की बात करें जहां पर लगातार अटैक्स हो रहे हैं, यहाँ पर 6 लोगों की जान गई है। इधर बहरीन देख लीजिए, बहरीन में 2, यूएई में 6, ओमान में 3। डेटा ये कहता है 16 मार्च तक का डेटा है जो कि मैं आपको बता रही। ईरान रेड क्रिसेंट की तरफ से जारी किया गया है। तो ये डेटा आंकड़े आपके सामने रखने का मकसद ये है कि आप समझिए कि आम लोग कैसे प्रभावित हुए। हालांकि अमेरिकी सैनिक और फ्रांसीसी सैनिक की मौत की भी खबर है, लेकिन परिस्थितियां सुधरने का नाम नहीं ले रही। सबसे बड़ी बात है कि जबरदस्त रिटेलिएट ईरान भी कर रहा है, जो ये बताता है कि हम पीछे नहीं हटेंगे। पीके श्रीवास्तव सर, ये आंकड़े में अपने दर्शकों को दिखा रहे कि कैसे नुकसान हो रहा है। अमेरिका ने क्या ये कभी सोचा होगा कि किसी कंट्री में अगर वो पूरी तरीके से वहां के शीर्ष लीडर्स को मार देता है, वहां पर उसकी नौसेना को ठप कर देता है, एयर स्पेस पर कब्जा कर लेता है, फिर भी वो कंट्री इस तरीके से जबरदस्त रिटेलिएट करे कि अमेरिका को इतना नुकसान हो जाए? एक्चुअली विडंबना की बात यह है प्रिया कि अमेरिका के जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं जनरल केन, उन्होंने इस बात से ट्रंप को, अपने प्रेसिडेंट को आगाह किया था। उन्होंने कहा था इसका ये कोलेटरल डैमेज होगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होगा, और वो चूंकि हम तक नहीं पहुंच सकते हैं, उनके पास ड्रोन्स हैं, मिसाइल्स हैं जिनकी रेंज वहां तक है, तो वो खाड़ी देशों को इंपैक्ट करेंगे। इससे वहां भय का माहौल बनेगा। एक बात और समझने वाली प्रिया है, ये सारे जो देश हैं, जो खाड़ी देश हैं, वो सब के सब पेट्रो मोनार्की हैं। यहाँ पर डॉलर्स में लोग क्रूड ऑयल खरीदते हैं, जिससे कि अमेरिका को डायरेक्ट एडवांटेज होता है, जिसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल करेंसी। डॉलर की जो इंटरनेशनल करेंसी बनी है वो तेल के सहारे बनी है, उसमें उसका बड़ा योगदान है। और अगर ये सारे देश इस तरीके से भयभीत होते हैं और लोग वहां से भागने लगते हैं, वहां देखिए ये जो देश हैं, यहाँ पर 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो इनका जो पेट्रोल एक्सट्रैक्शन, प्रोडक्शन और जो मैकेनिज्म है, जो बड़े बड़े टारगेट्स हैं, और दूसरा डिसैलिनेशन प्लांट, पीने का पानी नहीं है वहां पर। हाँ। और दोनों जो है लेजिटिमेट टारगेट बन गए हैं, क्योंकि यूएस इजराइल ने ईरान के ऊपर अटैक किया था। तो इन सब को अगर आप देखें तो आपको लगेगा कि बहुत मुश्किल की घड़ी है पूरे विश्व के लिए। इसमें हम भी आएंगे, भारत को भी बहुत नुकसान होगा। इसलिए इस युद्ध का समाप्त होना जरूरी है। प्रेसिडेंट ट्रंप को यह सोचना है कि युद्ध हम खत्म कैसे करें, क्योंकि अगर वहां भगदड़ मची रहेगी, आपने देखा अभी कतर ने बोला कि आप घर से बाहर मत निकलिए, तो अगर ये होगा लोग घर से बाहर नहीं निकलेंगे तो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी खत्म हो जाएगी। लेकिन और सर, अगर ये निकलने बहुत का दिनों कोई तक प्लान चलेगा, है क्या आपको? नजर आता है कि डोनाल्ड ट्रंप के पास कोई एस्केप प्लान हो? मैं आ रही हूँ सर, 2 चीजें आपने बड़ी इंपॉर्टेंट कही कि एक तो ये कि जो खाड़ी देश है उनके लिए पानी, वाटर प्लांट इसलिए निशाना बनाया गया, पानी बहुत जरूरी है। दूसरा तेल, और इसी वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने की बात कही गई, वहां पर जहाजों को रोका जा रहा है। लेकिन इसराइल ने दक्षिण लेबनान पर भी बड़ा हमला बोला है। एता अल शाब शहर को निशाना बनाया गया। एयर स्ट्राइक में एता अल शाब सिटी में भारी नुकसान हुआ है। ये वो जो तमाम सेंटर्स हैं जहां पर हिजबुल्लाह के ठिकाने हैं, उसके जो सेंटर्स हैं उन पर स्ट्राइक हो रही है। और सबसे बड़ी बात है कि लगातार हिजबुल्लाह भी अटैक कर रहा है। ईरान समर्थित ये प्रॉक्सी जो कि लगातार इजराइल पर अटैक करता था, और अब इजराइल उसको खत्म करने की कोशिशों में। लेबनान पर इजराइल ने एक और हमला कर दिया। अरमोन इलाके में हमले में एक शख्स घायल हुआ है। तो ये ब्रेकिंग न्यूज, और ये वो तमाम जगह जहां पर जो प्रॉक्सीज थे उनके सेंटर्स को निशाना बनाया जा रहा है। और यही कारण है कि इजरायली रक्षा मंत्री ने पहले ही कह दिया था कि हम लेबनान में घुसकर हिजबुल्लाह को मारेंगे। कई सारे ऐसे देश हैं जिन्होंने हिजबुल्लाह से अपील की है कि वो हथियार छोड़ दे, लेकिन बावजूद ना हिजबुल्लाह रुकने को तैयार है, ना ही इजराइल। इसी बीच ईरान से युद्ध के 18वें दिन ट्रंप ने दावा कर दिया अब तक 7000 से ज्यादा ठिकानों पर हमला हुआ। ये ट्रंप कह रहे हैं। ईरान की 90% बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता खत्म कर दी है। व्हाइट हाउस में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि बीते 18 दिन से चल रहे युद्ध में ईरान की वायुसेना और नेवी खत्म हो चुकी है। अमेरिका ने ईरान के ड्रोन अटैक पर काफी हद तक काबू पा लिया है, ये भी ट्रंप कह रहे हैं। तो 18वें दिन उनकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातें कही गई। Military campaign to end the threats posed by the Iranian regime continued in full force over the past few days. They have been literally obliterated. The Air Force is gone. The Navy is gone.
Many ships have been sunk. They're war-fighting ships, but I guess they didn't know how to use them. And anti-aircraft is decimated. Their radar is gone. Since the beginning of the conflict, we've struck more than 7,000 targets across Iran. And these have been mostly commercial and military targets. We've achieved a 90% reduction in their ballistic missile launches and a 95% reduction in drone attacks. And we're hammering their capacity to threaten commercial shipping in the Strait of Hormuz with more than 30 mine-laying ships destroyed. We hit, to the best of our knowledge, all of their mine-laying. तो ट्रंप को अभी आपने सुना, पीके श्रीवास्तव सर, डोनाल्ड ट्रंप जो कि फर्स्ट डे से कह रहे हैं कि युद्ध हम जीत चुके हैं, जो कि कह रहे हैं कि ईरान को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है, उसके हम शीर्ष नेतृत्व को मार चुके हैं, हमने उसकी आर्मी को खत्म कर दिया। क्या फिर भी युद्ध के 18वें दिन इस परिस्थितियों को जानते हुए कि ईरान जबरदस्त काउंटर बैक कर रहा है, क्या ये कहा जाएगा कि ट्रंप की जीत हुई, अमेरिका की जीत हुई है? प्रिया, सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो बातें कर रहे हैं वो प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को सूट नहीं कर रहा है। वो नंबर्स बता रहे हैं कि मैंने कितने टारगेट्स अटैक कर दिए, जो कि नॉर्मली चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का काम है। एज प्रेसिडेंट उनको ये बताना है कि इस युद्ध में जाने के लिए उनका लक्ष्य क्या था, उस लक्ष्य की प्राप्ति के कितने करीब वो पहुंचे हैं, क्योंकि उनको जनता ये जानना चाहती है। उनकी जनता ये भी जानना चाहती है कि अभी और कितने दिन लगेंगे। अगर वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने के लिए ये अपील करते हैं बाकी देशों से कि आप लोग आइए, वो फ्रांस से कर रहे हैं, वो यूके से कर रहे हैं, वो जर्मनी से कर रहे हैं, नाटो कंट्रीज से कर रहे हैं, जो लोग ये कह रहे हैं कि हमने इस युद्ध को नहीं शुरू किया, आपने हमें कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, अब आप हमें क्यों इसमें ला रहे हैं। तो अब सवाल ये चीन से भी कह रहे हैं जो एडवर्सरी है। तो इसका मतलब यह है कि ट्रंप अब लक्ष्यहीन हो चुके हैं, जो कि देश विश्व के लिए भी एक बहुत चिंता का विषय है कि प्रेसिडेंट ऑफ द मोस्ट पावरफुल कंट्री, उनको ये नहीं पता है ऑब्लिटरेट करने का क्या मतलब। उन्होंने पिछली बार कहा था जून 25 में कि उन्होंने यहाँ के सारे न्यूक्लियर असेट्स को ऑब्लिटरेट कर दिया है। अब उसके बाद उन्होंने दोबारा अटैक किया कि नहीं, हमें उन्हें खत्म करना है, उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स की होने की संभावना है। तो अब बताइए, अगर आप एक कॉमन सिटीजन हैं तो आप किस चीज को मानेंगे? वो सही बोल रहे थे कि अब सही बोल रहे हैं? इसलिए अब ये जो लक्ष्यहीन होना किसी भी युद्ध के लिए बहुत ही खतरनाक होता है। इसीलिए जब बार बार आप एक हेडिंग निकालते हैं, क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 की आहट है क्या, तो उसमें ये संभावना बनती है। वर्ल्ड वॉर तभी होता है जब महाशक्तियां आपस में लड़ती हैं। सर, इसीलिए सवाल उठ रहा है कि क्या ट्रंप के पास कोई एस्केप रूट है क्या? वो क्या सिर्फ डिकैपिटलाइज करने को अपनी जीत मान रहे हैं? तो ये तो जीत हो सकती है, लेकिन अगर ईरान इस तरीके से काउंटर बैक कर रहा है तो इसे कोई जीत नहीं कहा जा सकता जब तक ये युद्ध पूरी तरीके से समाप्त ना हो जाए। सर, मैं आ रही हूं आपके पास, लेकिन क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ही तीसरे विश्व युद्ध का ट्रिगर पॉइंट बनने वाला है? ये एक अहम सवाल है पूरी दुनिया के सामने, ये सवाल जिसका तस है। मिडिल ईस्ट में जारी महाजंग का आज 18वां रोज है। हर गुजरते दिन के साथ हॉर्मुज की जंग तेज होती जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप भी अब दुनिया के बड़े बड़े देशों से अपील करने पर विवश हैं। वो ये कह रहे हैं कि हॉर्मुज को खोलने की जिम्मेदारी सिर्फ अमेरिका की नहीं, और यही कारण था कि उन्होंने तमाम देशों से अपील कर दी। We're talking to countries about policing the streets because they are the ones, we don't get oil, very little, 1%, 2%. And China, as an example, gets about 90% of its oil from the Hormuz Strait. And nice to have other countries police that with us. And we'll help. We'll work militarily. As far as I'm concerned, we've essentially defeated. इसी बीच एक और बड़ी खबर, एलपीजी लेकर भारत पहुंचा नंदा देवी जहाज। एक तरफ मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच देश में एलपीजी की किल्लत होने लगी थी। आज 2 दिनों के भीतर दूसरी राहत भरी खबर भी जान लीजिए। एलपीजी लेकर भारत पहुंचा नंदा देवी जहाज गुजरात के वाडीनार पोर्ट पहुंच चुका है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते पहुंचा है भारत। कल एलपीजी लेकर शिवालिक पहुंचा था। नंदा देवी एलपीजी टैंकर में लगभग 46,000 से 47,000 मीट्रिक टन एलपीजी है। और एलपीजी लेकर आए नंदा देवी जहाज वाडीनार पोर्ट से तकरीबन 10 किलोमीटर दूर समुद्र में पहुंच चुका है। जहाज को बंदरगाह पर लाने के बजाय मिड सी में ही शिप टू शिप ट्रांसफर के जरिए एलपीजी उतारी जाएगी। तो एक बहुत बड़ी खबर है इस जंग के बीच। पॉजिटिव न्यूज है कि भारत के जहाज आ रहे, कल शिवालिक और आज नंदा देवी। अभी हम पहुंच गए हैं यहाँ पर वाडीनार पोर्ट पे। आप देख सकते हो यहाँ पर पीछे वाडीनार
पोर्ट का जो गेट है वहां तक हम पहुंच गए हैं और नंदा देवी जो शिप है वो यहाँ पर आने वाला है, लेकिन अर्ली मॉर्निंग ही शिप यहाँ से 10 किलोमीटर दूरी तक पहुंच गया है और वही उसका डेस्टिनेशन है। यहाँ से आप देख सकते हो 10 किलोमीटर ये जो पोर्ट है उससे 10 किलोमीटर दूरी मिड सी ही शिप टू शिप पूरा एलपीजी ट्रांसफर होगा और उसमें यहाँ पर आधा का सिर्फ नंदा देवी आधा शिप ही यहाँ पर ट्रांसफर होने वाला है, जैसे कि कल शिवालिक हुआ था, और आधा जो शिप है वो उसके बाद यहाँ से मैंगलोर ले जाने की अभी बात चल रही है। लेकिन जो 10 किलोमीटर दूरी यहाँ पर जो खड़ा है वो यहाँ पर दीनदयाल पोर्ट के चेयरमैन की आने की अभी देरी है। 10 से या 10:30 बजे वो यहाँ पर पहुंचेंगे और उसके बाद ये एलपीजी का ट्रांसफर शुरू होगा। वीडियो जर्नलिस्ट संकेत के साथ ध्रुव संचानिया, टाइम्स ऑफ नव भारत, वाडीनाथ पोर्ट। तो मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग और भीषण होती जा रही है। ट्रंप दुनिया के आगे गुहार लगा रहे हैं। कुछ देश ट्रंप के समर्थन में ही हैं, तो कई देश ऐसे हैं जो कि अब मिडिल ईस्ट के मसले से दूरी बनाते हुए नजर आ रहे हैं। इसी बीच बात करते हैं सबसे बड़ी खबर की, जो काबुल से आ रही है। बड़ी खबर यह है कि काबुल पर पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक फिर से कर दी। पाकिस्तान ने काबुल में अस्पताल पर बम गिराए। नशा मुक्ति केंद्र के अस्पताल पर हवाई हमला हुआ है। तालिबान कह रहा है कि पाक हमले में 400 लोगों की मौत हुई है। पाकिस्तानी हवाई हमले में 250 लोग जख्मी। पाकिस्तान ने अस्पताल पर हमले से हालांकि इंकार कर दिया। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच डूरंट लाइन पर लगातार झड़प होती रही है, लेकिन पाकिस्तान ने काफी समय बाद काबुल पर इस तरीके से हवाई हमला किया है। तालिबान सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि रात तकरीबन 9 बजे पाकिस्तानी वायुसेना ने काबुल पर हमला बोला। अस्पताल पर बम गिराए। अस्पताल में नशा छोड़ चुके लोगों का रिहाब सेंटर था। पाकिस्तानी हमले के बाद अस्पताल में आग लगी। आग इतनी विकराल थी कि कई किलोमीटर दूर से ही उसकी लपटें दिख रही थी। हमले के बाद राहत और बचाव कर्मी जुट गए। अभी तक जो अपडेट मिल रहा है उसके मुताबिक 400 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 250 लोग इस वक्त जख्मी बताए जा रहे हैं। बीती रात पाकिस्तान ने एक बार फिर कायराना हरकत की है। अफगानिस्तान में पाकिस्तान ने बड़ा अटैक किया। काबुल में 5 जगहों पर पाकिस्तान के एयर स्ट्राइक, 400 लोगों की मौत हुई काबुल पर हमले के बाद, जबकि 250 लोग घायल हुए हैं। हमले के बाद अफगानिस्तान में अफरा तफरी का माहौल है। काबुल पर हुए हमले की चौतरफा निंदा हो रही है। तालिबान के स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता शराफत जमान ने कहा कि नशा मुक्ति अस्पताल का बड़ा हिस्सा पूरी तरह से तबाह है। अफगानिस्तान सरकार के प्रवक्ता ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि अस्पताल में मरीजों पर हमला बढ़ता है। आप सोचिए, रमजान के महीने में हमला किया गया है पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान के अस्पताल पे, जिस पे कई लोगों की जान जा चुकी है। पाकिस्तानी सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन गजब लिल हक के तहत काबुल और नंगरहार में अफगानिस्तान पर स्ट्राइक की। पाकिस्तानी एयरफोर्स के स्ट्राइक का एक वीडियो भी जारी किया गया है। ये वीडियो आप जरा देखिए, काबुल पर पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक जिसका वीडियो जारी किया गया। हालांकि पाकिस्तान कह रहा है कि भाई हमने तो नहीं किया, लेकिन पाकिस्तानी फाइटर जेट्स जिन्होंने बम गिराए जिससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। लगातार इस पूरे घटना को लेकर के, इस पूरे अटैक को लेकर के चौतरफा निंदा इस वक्त पाकिस्तान की हो रही है। और सबसे बड़ी बात है कि अफगानिस्तान के तालिबान की तरफ से रिएक्शन सामने आए। इसके अलावा वहाँ पर जो क्रिकेटर्स हैं वो लगातार पाकिस्तान को इसको लेकर के सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन जो तस्वीरें सामने आई हैं वो बता रही है कि किस तरीके से ये दोनों मुल्क आमने सामने आ चुके हैं। रमजान में पाकिस्तान की करतूत की दुनिया भर में निंदा है। अफगानिस्तान की सरकार ये कह रही है कि पाकिस्तान ने अस्पताल में बेगुनाहों को निशाना बनाकर अच्छा नहीं किया। अब पाकिस्तान की नापाक करतूत से तालिबान में गुस्सा है। आइए समझते हैं कि आखिर बीती रात पाकिस्तान ने किया क्या। तो ये आप समझिए ग्राफिक्स के जरिए। दरअसल अफगानिस्तान में पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक कर दी। काबुल में 5 जगहों पर पाकिस्तान ने अटैक किया है। नशा मुक्ति सेंटर पर पाकिस्तान ने अटैक किया। 400 लोगों की मौत हो गई, 250 लोग घायल हैं। पाकिस्तानी वायुसेना ने बीती रात एयर स्ट्राइक की। सोमवार की रात तकरीबन 9 बजे हमला किया गया। पाकिस्तान ने JF-17, JF-16 से हमला किया है। अफगानिस्तान ने इस हमले को अमानवीय करार दिया। मरीजों पर हमला बर्बरता है, ये अफगानिस्तान की तरफ से कहा गया और इसी वजह से चौतरफा निंदा हो रही है। पीके श्रीवास्तव हमारे साथ लगातार डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर मौजूद हैं। सर, ये जो युद्ध का नया फ्रंट है, आप इसे कैसे देख रहे हैं और ये जंग कहाँ थमती हुई आपको नजर आ रही है? ये जो पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के ऊपर हमला किया है और वो भी उम्मीद ड्रग रिहैबिलिटेशन सेंटर पे किया है, जहाँ पे नशा मुक्ति केंद्र जिसे बोलते हैं, वहाँ पे हमला किया है, ये अपने आप में बहुत ही कायरतापूर्ण है। पाकिस्तान को ये पता है कि अफगानिस्तान के पास एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है, तो उनके जहाज वहां जा सकते हैं। आप देखिए, ऑपरेशन सिंदूर में किसी ने हिम्मत की आने की? नहीं की। जहां भी एयर डिफेंस सिस्टम है वहां जाते नहीं है। एक और बिंदु से मैं इसको जोड़ना चाहूंगा प्रिया, इनकी सऊदी के साथ एक डील हुई थी, एक पैक्ट हुआ था, मिलिट्री एग्रीमेंट हुआ था कि अगर उनके ऊपर कोई हमला होता है तो माना जाएगा कि वो पाकिस्तान के ऊपर भी हमला है और इस तरह इनको सैन्य सहायता प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अब जब ईरान ने सऊदी पर हमला किया है तो कोई सैन्य सहायता नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं,
और उनके लेकिन प्रिंस उल्टा ने वो इनको अफगानिस्तान पर हमला कर रहा है और इसी वजह से निंदा हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।